दोस्तों, आप सबको मेरा सदर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अपराध की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम किसी रिश्ते में बंध जाते हैं, हाँ, तो हमसे रिश्ते को कबूल कर लो या फिर अलग हो जाओ, लेकिन सब राजामंडी से, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो चोरी छुपे एक साथ रहना चाहते थे, मगर एक 10 साल की बची हुई रास्ते का कांटा बन रही थी। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट भी कर देना। चले कहानी शुरू करते हैं। चित्रकूट में खंभे पर लटकी मिली लाश को देखकर लोग ही नहीं, पुलिस भी हैरान थी। मकर संक्रांति के मेले के चलते मृतका लड़की की पहचान होना संभव नहीं लग रहा था, लेकिन पुलिस की मेहनत रंग लाई और हत्यारे पकड़े गए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाली धार्मिक नगरी चित्रकूट में यो तो साल भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहती है, लेकिन तीज त्योहार के दिनों में भक्तों का जो रेला यहाँ उमड़ता है, उसे संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में यदि व्यवस्था में जरा सी चूक हो जाए तो पुलिस प्रशासन के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। लिहाजा पुलिस व प्रशासन भीड़ भाड़ वाले दिनों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि व्यवस्था और सुविधाओं में कोई कमी न रह जाए। इस साल भी जनवरी के दूसरे सप्ताह से ही चित्रकूट में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिनका इंतजार पंडे पुजारियों के अलावा स्थानीय व्यापारी भी करते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति की डुबकी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाती है, और यदि डुबकी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय लगाई जाए तो 1000 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। 14 जनवरी 2018 को मकर संक्रांति की डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग चित्रकूट पहुंच चुके थे। श्रद्धालु अपनी हैसियत के मुताबिक लॉज, धर्मशाला व मंदिर प्रांगणों में ठहरे हुए थे। वजह कुछ भी हो, पर यह बात दिलचस्प है कि चित्रकूट आने वालों में बहुत बड़ी तादाद मामूली खाते पीते लोगों यानी गरीबों की रहती है। उन्हें जहां जगह मिल जाती है, ठहर जाते हैं और डुबकी लगाकर अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। चित्रकूट में दर्जनों प्रसिद्ध मंदिर और घाट हैं, जिनका अपना अलग अलग महत्व है। हर एक मंदिर और घाट की कथा सीधे राम से जुड़ी है। कहा यह भी जाता है कि चित्रकूट में राम और तुलसीदास की मुलाकात हुई थी। इन्हीं सब बातों की वजह से यहाँ लगने वाले मेले में देश के दूर दराज के हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं। मेले में आए लोग श्री कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा भी जरूर करते हैं। लगभग 7 किलोमीटर की यह पदयात्रा करीब 4 घंटे में पूरी हो जाती है। 14 जनवरी को भी श्रद्धालु श्री कामदगिरि की परिक्रमा कर रहे थे। तभी कुछ ने यूं ही जिज्ञासावश पहाड़ी के नीचे झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसकी वजह यह थी कि पहाड़ी के नीचे की तरफ लगे बिजली के एक खंभे पर एक लड़की की लाश लटकी थी। शोर हुआ तो देखते ही देखते परिक्रमा करने वाले लोग वहां रुककर लाश देखने लगे। वजह पुलिस को बुलाने या सूचना देने के लिए किसी को कहीं दूर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि भीड़ जमा होने पर परिक्रमा पथ पर तैनात पुलिस वाले खुद ही वहां पहुंच गए। पुलिस वालों ने जब खंभे पर लटकी लड़की की लाश देखी तो उन्होंने तुरंत इसकी खबर आला अफसरों को दी। कुछ ही देर में थाना नयापुरा के थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस लाश उतरवाने में लग गई। पुलिस कार्रवाई के चलते भीड़ यह निष्कर्ष निकाल चुकी थी कि लड़की अपने घर वालों के साथ आई होगी और खाई में गिर गई होगी। लेकिन पुलिस ने जब खंभे से लाश उतारी तो न केवल पुलिस वाले बल्कि मौजूद भीड़ भी हैरान रह गई, क्योंकि तकरीबन 11 से 12 साल की लग रही उस लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। मुंह में कपड़ा ठूंसा होने पर मामला सीधे सीधे हत्या का लगने लगा। पुलिस भी यह मानने लगी कि हत्या कहीं और करके लाश यहाँ लाकर फेंकी होगी, क्योंकि अभी तक आसपास के किसी थाने से किसी लड़की की गुमशुदगी की खबर नहीं आई थी।
चित्रकूट में लड़की की लाश मिलने की खबर आग की तरह फैली तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें बताया गया कि उस लड़की की हत्या गला घोंट कर की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भादमवी की धाराओं 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उस वक्त चित्रकूट में बाहरी लोगों की भरमार थी। इसी वजह से लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। फिर भी पुलिस कोशिश में लग गई कि शायद कोई सुराग मिल जाए। अब तक की जांच से यह स्पष्ट हो गया था कि मृतका चित्रकूट की न होकर कहीं बाहर की रही होगी। इस तरह के ब्लाइंड मर्डर पुलिस के लिए न केवल चुनौती बल्कि सरदर्द भी बन जाते हैं। इस मामले में भी यही हो रहा था। हत्यारों तक पहुंचने के लिए लाश की शिनाख्त जरूरी थी। पुलिस वालों ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला लिया, लेकिन यह भी आसान काम नहीं था, क्योंकि मकर संक्रांति के वक्त चित्रकूट में सैकड़ों कैमरे लगे हुए थे। यह जरूरी नहीं था कि सभी फुटेज देखने के बाद भी इतनी भीड़ भाड़ में वह लड़की दिख जाए। पर सीसीटीवी फुटेज देखने के अलावा पुलिस के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। चित्रकूट में इस हत्या की चर्चा तेज होने लगी तो सतना के एसपी राजेश हिंगणकर ने मामला अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने जांच में जुटी पुलिस के साथ बैठक की और कुछ दिशा निर्देश दिए। पुलिस टीम के लिए यह काम भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा था। पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने में जुट गई। पुलिस की मेहनत रंग लाई। 12 जनवरी 2018 की एक फुटेज में एक युवक और युवती के साथ वह लड़की दिखी तो पुलिस वालों की आंखें चमक उठीं। उत्साहित होकर पुलिस ने और फुटेज खंगाली तो इस बात की पुष्टि हो गई कि जिस लड़की की लाश पुलिस ने बरामद की थी, वह वही थी जो फुटेज में युवक युवती के साथ थी। यह फुटेज जानकीकुंड अस्पताल की थी, जहां युवक व युवती मरीजों वाली लाइन में लगे थे। उस दिन स्नान के लिए वहां लाखों लोग आए थे, इसलिए यह पता लगाना आसान नहीं था कि वह युवक और युवती कहां के रहने वाले थे। इसलिए पुलिस ने ये फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिए, जिससे उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। फुटेज सोशल मीडिया पर डालने के बाद भी पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर हत्यारे का सुराग देने पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस वालों ने जानकीकुंड अस्पताल के रजिस्टर की जांच भी शुरू कर दी थी। अस्पताल में आए मरीज का नाम पता जरूर लिखा जाता है, लेकिन हजारों की भीड़ में यह पता लगा पाना मुश्किल काम था कि जो चेहरे कैमरे में दिख रहे थे, उनके नाम क्या थे। इसके बाद भी पुलिस वाले नाम पते छांट छांट कर अंदाजा लगाने में लगे रहे कि वे कौन हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में 25 दिन निकल चुके थे और लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ कामयाबी नहीं लग रही थी। चित्रकूट के लोगों की दिलचस्पी भी अब मामले में बढ़ने लगी थी। उन्हें सस्पेंस इस बात को लेकर था कि देखें पुलिस कैसे हत्यारों तक पहुंचती है और पहुंच भी पाती है या नहीं। अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज जिन नामों पर पुलिस ने शक किया और जांच की, उनमें एक नाम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के विजय और उसकी पत्नी आरती का भी था। एसपी के निर्देश पर एक पुलिस टीम विजय के गांव एंझी पहुंच गई। विजय से सीधे पूछताछ करने के बजाय पुलिस ने पहले उसके बारे में जानकारी हासिल की तो एक जानकारी यह मिली कि उसकी 10 से 11 साल की एक बेटी नेहा भी थी, जो लगभग एक महीने से नहीं दिख रही है। पुलिस ने चित्रकूट से लड़की की जो लाश बरामद की थी, उसकी उम्र भी 10 से 12 साल थी। यह समानता मिलने पर पुलिस की जिज्ञासा बढ़ गई। इसके बाद पुलिस विजय के घर पहुंच गई। उस समय उसकी पत्नी आरती भी घर पर मौजूद थी। पुलिस ने जब उन दोनों से उनकी बेटी नेहा के बारे में पूछा तो वह बोले कि उनकी कोई बेटी नहीं थी।
केवल एक बेटा ही है। उनकी बातों से लग रहा था कि वह झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पड़ोसियों ने बता दिया था कि इनकी 10 से 11 साल की एक बेटी नेहा थी, जो पता नहीं कहाँ चली गई है। इसी शक के आधार पर पुलिस विजय और उसकी पत्नी आरती को चित्रकूट ले आई थाने में। उन दोनों से जब पूछताछ शुरू हुई तो दोनों साफ मुकर गए कि उनकी कोई बेटी भी है। तब पुलिस ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें उनके साथ 10 से 11 साल की बच्ची थी। फुटेज देखते ही दोनों बगले झांकने लगे। उसी समय दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की और चंद मिनटों में ही बेटी की हत्या का राज उगल दिया। पुलिस वाले यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि आरती का असली नाम सबीना शेख है और वह मुसलमान है। सबीना की शादी सन 2006 में उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के ही निवासी जाहिद अली से हुई थी। जाहिद से उसे 2 बच्चे हुए, पहली बेटी सिमन और दूसरा बेटा साजिद जो 5 साल का है। सबीना जाहिद के साथ रह जरूर रही थी, लेकिन उसके साथ उसकी कभी पटरी नहीं बैठी, क्योंकि सबीना किसी और को चाहती थी। दरअसल सबीना और विजय एक दूसरे को बचपन से चाहते थे, लेकिन सबीना की शादी घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाहिद से कर दी थी। इसलिए सबीना जाहिद के साथ रह जरूर रही थी, लेकिन उसे वह दिल से नहीं चाहती थी। उसने तो अपने दिल में विजय को बसा रखा था। जब दिल नहीं मिले तो उनके बीच बात बात झगड़ा रहने लगा। अपनी कलह भरी जिंदगी सुकून से गुजारने की गरज से सबीना ने शादी के 9 साल बाद विजय को टटोला। उसे यह जानकर खुशी हुई कि विजय उसे आज भी पहले की तरह चाहता है और उसे बच्चों सहित अपनाने को तैयार है। बस फिर क्या था, बगैर कुछ सोचे समझे एक दिन वह पति को बिना बताए विजय के साथ भाग गई। यह सन 2015 की बात है। योजनाबद्ध तरीके से दोनों भागकर ऐझी गांव आकर रहने लगे। सबीना अपने बच्चों को भी साथ ले आई थी, जिस पर विजय को कोई ऐतराज नहीं था। अपने पुराने और पहले आशिक के साथ रहकर सबीना खुश थी। उधर जाहिद ने भी बीवी के गायब होने पर कोई भागदौड़ नहीं की, क्योंकि वह तो खुद सबीना से छुटकारा पाना चाहता था। सबीना अब हिंदू के साथ रह रही थी, इसलिए उसने खुद का नाम आरती सिंह, बेटी सिमन का नाम नेहा सिंह और बेटे साजिद का नाम बदलकर आशीष सिंह रख लिया था। नए पति के साथ खुशी खुशी रह रही सबीना को थोड़ा बहुत डर अपने मायके वालों से लगता था कि अगर उन्हें पता चला तो वे जरूर फसाद खड़ा कर सकते हैं। साजिद उर्फ आशीष ने तो विजय को पापा कहना शुरू कर दिया था, लेकिन सिमन विजय को पिता मानने को तैयार नहीं थी। सिमन उर्फ नेहा चूंकि 10 से 11 साल की हो चुकी थी, इसलिए वह दुनिया जहान को समझने लगी थी। उसका दिल और दिमाग दोनों विजय को पिता मानने को तैयार नहीं थे। आरती की बड़ी इच्छा थी कि नेहा विजय को पापा कहे। इस बाबत शुरू में तो आरती और विजय ने उसे बहुत बहलाया फुसलाया, लेकिन इस्लामिक माहौल में पली सिमन हमेशा विजय को मामू ही कहती थी। जब इस संबोधन पर सबीना ने सख्ती से पेश आना शुरू किया तो वह सिमन के इस मासूमियत भरे सवाल का कोई जवाब वह नहीं दे पाई कि आप ही तो कहती थी कि ये मामू हैं, अब इन्हें पापा कैसे कह दूं? मेरे अब्बू तो दूसरे गांव में रहते हैं। चीखती रही बेटी माँ, दबीती रही गला। इससे विजय और सबीना की परेशानी बढ़ने लगी थी। वजह मामू और अब्बा के मुद्दे पर सिमन बराबरी से विवाद और तर्क करने लगी थी। दोनों को डर था कि यह उजड़ और बातूनी लड़की कभी भी उनका राज खोल सकती है, क्योंकि गांव में कोई इनकी असलियत नहीं जानता था। अगर गांव वाले सच जान जाएंगे तो धर्म के ठेकेदार इनका रहना और जीना मुहाल कर देते। जब लाख समझाने और धमकाने से भी बात नहीं बनी, यानी सिमन विजय को पिता मानने को तैयार नहीं हुई, तो खुद सबीना ने विजय को इशारा किया कि इससे तो अच्छा है कि सिमन का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। विजय भी इसके लिए तैयार हो गया।
दोनों ने मकर संक्रांति पर चित्रकूट जाने की योजना बनाई और सिमन से कहा कि वहां तुम्हारी आंखों की जांच भी करा देंगे। सिमन जिद्दी जरूर थी, पर इतनी समझदार अभी नहीं हुई थी कि सगी माँ के मन में पनप रही खतरनाक साजिश को भांप पाती। 12 जनवरी 2018 को चित्रकूट आकर दोनों ने जानकीकुंड अस्पताल में सिमन उर्फ नेहा की आंखों की फ्री जांच करवाई और उस दिन उन्होंने विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए। 13 जनवरी 2018 को इस अंतरधर्मीय परिवार ने चित्रकूट में परिक्रमा की और रात में नरसिंह मंदिर के प्रांगण में आकर सो गए। 2 दिन घूमने फिरने के बाद थके हारे दोनों बच्चे तो जल्द सो गए, लेकिन दुनिया के सामने दोहरी जिंदगी जीते विजय और आरती उर्फ सबीना की आंखों में नींद नहीं थी। रात 12 बजे के लगभग दोनों ने गहरी नींद में सोई नेहा उर्फ सिमन का गला मफलर से घोंट डाला। उसके मर जाने की तसल्ली होने के बाद दोनों यह सोचकर लाश को झाड़ियों में फेंक आए कि सिमन की लाश को जल्द ही चील कौए और जानवर नोच नोच कर खा जाएंगे और उनके जुर्म की भनक किसी को भी नहीं लगेगी। लाश खाई में गिराने के बाद वे दोनों बेटे को लेकर गाजियाबाद भाग गए और कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद एंझी पहुंच गए। पहाड़ी से लाश गिराते समय इत्तफाक से नेहा की लाश का बायां पांव खंभे में उलझ गया और लाश लटकी रह गई। 9 फरवरी 2018 को जब सारे राज खुले तो हर किसी ने इसे वासना के लिए ममता का गला घोंटने वाली शर्मनाक वारदात कहा। बात सच भी थी, जिसका दूसरा पहलू सबीना और विजय की यह बेवकूफ़ी थी कि वे नाम बदलकर चोरी छिपे रह रहे थे। सबीना जाहिद से तलाक लेकर सीना ठोंक कर विजय से शादी करती तो शायद सिमन भी विजय को पिता के रूप में स्वीकार कर लेती, पर इसे इन दोनों की बुज़दिली ही कहा जाएगा कि धर्म और समाज के दबाव से लड़ने के बजाय उन्होंने एक मासूम की हत्या करके अपनी जिंदगी खुशहाल बनने का ख्वाब देख डाला। आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करना भी कर देना। कल फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।